तो चलिए एक डेफिनेशन लिखा देता हूँ। डेफिनेशन आप लिख लो, कैपिटल ऑफ ए कंपनी is divided into units of smaller denomination and each such unit is called share। ओके, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया था और ये एक एक क्या है, ये सब एक एक शेयर है। ये सब क्या है, एक एक शेयर है। आप कुछ भी एग्जांपल ले सकते हो, है कि नहीं। मान लो आपका मान लो कितना है, 50 लाख है आपका कैपिटल, है ना। 50 लाख ले लेते हैं, 50 लाख 50 2 3 4 5 50 लाख कैपिटल है। तो एक टुकड़े का दाम कर लिया 10 रुपया, तो कितने टुकड़े हो जाएंगे, 5 लाख टुकड़े हो जाएंगे। तो ये जो एक एक टुकड़ा है, 10 रुपये का जो एक एक टुकड़ा है, ये सब क्या है, एक एक शेयर है। ओके, ये सब क्या है, एक एक शेयर है। तो कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू यूनिट्स ऑफ स्मॉलर डिनोमिनेशन एंड ईच सच यूनिट इज कॉल्ड शेयर। ओके, अब शेयर कितने टाइप के होते हैं, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेयर। नंबर 1 प्रीफरेंस शेयर एंड नंबर 2 इक्विटी शेयर। ठीक है, अब एक एक करके समझते हैं। ज़्यादा हम लोग लिखेंगे नहीं, एग्जाम्पल मैं आपको समझा दूंगा। ओके, बुक से ही पढ़ लेते हैं। प्रीफरेंस शेयर क्या होता है। ओके, प्रीफरेंस शेयर वो शेयर होता है जिसके पास प्रीफरेंशियल राइट्स होते हैं। मतलब कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, कंपनी का मान लो प्रॉफिट हुआ, पहले प्रीफरेंस शेयर क्या होता है वो समझते हैं। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, आप ध्यान से सुनना, ओके, या फिर आप चाहो तो लिख भी सकते हो। कंपनी का जो प्रॉफिट होता है, वो प्रॉफिट क्या करता है, जो शेयर खरीदता है उसको क्या मिलता है, डिविडेंड, है कि नहीं। जो शेयर खरीदता है उसको तो डिविडेंड देना होगा, है कि नहीं। तो सबको मतलब क्या है, प्रीफरेंस शेयर पहले ही दे दिया जाता है। प्रीफरेंस शेयर वालों को फर्स्ट प्रीफरेंस मिलता है कि कंपनी का जो डिविडेंड देना है, मतलब शेयर जो खरीदे उनको डिविडेंड देना है, उनको पहले ही दे दिया जाता है। ओके, तो वो इसी तरीके से यहाँ पे लिखा है, देखो, प्रीफरेंशियल राइट्स, प्रीफरेंशियल राइट, फर्स्ट प्रेफरेंस टू रिसीव डिविडेंड, ठीक है, टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट। तो रेट फिक्स होता है, बस इनका रेट क्या होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड, मान लो 5%, 2%, 3%। ओके, मान लो अगर प्रॉफिट ज़्यादा भी है, हायर प्रॉफिट है फिर भी 5% ही मिलेगा, लोअर प्रॉफिट है फिर भी 5% मिलेगा। मतलब ये एक बैलेंस पे रहता है। ओके, ना ही लॉस होता है ना ही ज़्यादा प्रॉफिट में रहते हैं ये लोग। ओके, ये होता है प्रीफरेंस शेयर। अब पहले प्रीफरेंस शेयर को खत्म कर लेते हैं, फिर इक्विटी शेयर में जाएंगे। ओके, तो प्रीफरेंस शेयर का पता चल गया कि प्रीफरेंशियल राइट सबसे पहले डिविडेंड इनको ही मिलेगा। ओके, बाद में इक्विटी शेयर वालों को मिलेगा। ओके, अब देखो और एक चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं पढ़ देता हूँ। राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर डेट ऑफ इक्विटी शेयर, कि जब कंपनी बंद होगी, ओके, कंपनी बंद होगी तो सबसे पहले इन लोगों को पे कर दिया जाएगा। ओके, जो भी कैपिटल इन्होंने इन्वेस्ट किया इन लोगों को पे कर दिया जाएगा। उसके बाद इक्विटी शेयर वालों को पे किया जाएगा। कि मान लो अब कंपनी बंद होने वाली है, ओके, कोई पर्सन ने लाख रुपए लगाया तो उसको पहले मिल जाएगा। ओके, चलो, तो प्रीफरेंस शेयर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आप चाहे तो यहाँ से आप लिख भी सकते हो कि प्रीफरेंशियल राइट्स टू रिसीव डिविडेंड टू बी पेड एज फिक्स्ड अमाउंट और एन अमाउंट कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट। ओके, और एक पॉइंट आप यहाँ से लिख लेना, राइट टू रिसीव रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी बिफोर डेट ऑफ इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर से पहले इनको अपना कैपिटल मिल जाएगा जब कंपनी वाइंड अप हो रही होगी तो। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। ओके, अब आते हैं टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। ओके, तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। ओके, मैं ज़्यादा लिखवाऊंगा नहीं। ओके, मैं यहीं पे बताता हूँ टाइप्स ऑफ प्रीफरेंस शेयर। पहला विथ रेफरेंस टू डिविडेंड, डिविडेंड के रेफरेंस से। ओके, डिविडेंड के रेफरेंस से क्या है प्रीफरेंस शेयर। तो प्रीफरेंस शेयर कितने
भागों में बांटा गया है डिविडेंड के हिसाब से, तो दो टाइप में, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर क्या होता है मैं बताता हूँ। मान लो पहले नंबर 1 क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, मान लो आपने 2020 में, 2019 में, 2020 में, 2021, 2022, ठीक है, ऐसा मान लो। तो यहाँ पे मान लो क्या हो गया, कंपनी का लॉस हो गया। ओके, लॉस हो गया तो नहीं दिया मान लो डिविडेंड, यहाँ पे भी लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे भी लॉस हो गया, ठीक है, यहाँ पे मान लो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर का मैं बात कर रहा हूँ, प्रेफरेंस शेयर नहीं, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो ये जो लॉस होता रहता है ना, तो ये लॉस होता रहता है, और मान लो यहाँ देना था 5%, यहाँ भी 5% देना था, यहाँ भी 5% देना था, तो ये एक्यूमुलेट मतलब क्या है, इकट्ठा होता रहता है। ओके, आप ये सबको जोड़ के देना होगा। जब प्रॉफिट होगा तो 1, 2, 3, ये 3 साल का तो मिलेगा ही, और इसको भी मिलेगा। ओके, मतलब जो प्रॉफिट हुआ है वो तो मिलेगा ही, और ये बाकी 3 साल में जो लॉस हुआ था, जो नहीं मिला था पहले, वो भी आपको एक साथ देना होगा, जिन्होंने क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस से खरीदा होगा उनका। ओके, समझ में आ रहा है कि मान लो 19 में लॉस हो गया, नहीं मिला, 20 में लॉस हो गया, 21 में लॉस हो गया, ओके, 22 में प्रॉफिट हो गया, तो 22 में प्रॉफिट हो गया, उसका तो मिलेगा ही। ओके, और जो बाकी 3 साल लॉस हुआ है उसका भी मिल जाएगा। ओके, वो क्या होता है, प्लस होते रहता है। ओके, ये प्लस होते चला जाता है। ओके, तो इसमें तो कोई लॉस नहीं है। और दूसरा बात है, दूसरा है आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर। ओके, तो नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर में मतलब अब तो आपको पता चल ही गया होगा, एक क्यूमुलेटिव है, एक नॉन क्यूमुलेटिव है। नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो बस इसमें नहीं मिलेगा, लॉस 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 तो नहीं मिलेगा, प्रॉफिट हुआ मिल जाएगा। ओके, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, एकदम आसान भाषा में। ओके, चलो, वही लिखा हुआ है, देखो, एरियर है ना, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, डू नॉट कैरी द राइट टू रिसीव एरियर ऑफ डिविडेंड। अगर एरियर हो गया, एरियर मीन्स नहीं मिला, तो आपको राइट नहीं है, इसको नहीं मिलेगा। लेकिन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस वालों को मिलेगा। अगर मान लो किसी साल नहीं मिला तो मिल जाएगा, वो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। फिर 1, 2, ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड। ओके, फिर एक है ऑन द बेसिस ऑफ विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट। तो मतलब सरप्लस प्रॉफिट का मतलब मैं बताता हूं, इसके अंडर 2 डिवाइड किया गया है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। ओके, विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट के अंडर कितने शेयर है, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। मतलब मैं बताता हूं, पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, सरप्लस प्रॉफिट, इसका याद रखो आप कि मान लो सबको दे दिया, प्रेफरेंस शेयर वालों को दे दिया डिविडेंड, इक्विटी शेयर वालों को भी दे दिया। अब मान लो इक्विटी शेयर वालों को दे दिया मतलब सबको दे दिया, क्योंकि सबसे अंतिम में इक्विटी शेयर वालों को ही मिलता है। अगर मान लो आपको कोई किसी ने कह दिया कि इक्विटी शेयर वालों को डिविडेंड मिल चुका है, तब आप ऑटोमेटिक आप समझ जाना कि इक्विटी शेयर वालों को मिल गया ना, मतलब सबको मिल चुका होगा। एम्प्लॉई को, जिसको लोन देना था उसको इंटरेस्ट मिल चुका होगा, प्रेफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड मिल चुका होगा, तब जाके लास्ट में इक्विटी शेयर वालों को मिलता है। ठीक है, तो जब इक्विटी शेयर को मिल जाने के बाद भी अगर कुछ प्रॉफिट बचता है एक्स्ट्रा, जिसे हम कहते हैं सरप्लस, ओके, मान लो सब कुछ कर कुरा के हमने एक एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपया, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, ओके, ज़्यादा बड़ा एग्जांपल नहीं लेंगे। 1 लाख रुपया सबको दे दिए, 1 लाख रुपया देने के बाद भी 10,000 रुपया बच गया, 10,000 रुपया एक्स्ट्रा बच गया। ओके, 1 लाख रुपया सबको देने के बाद भी 10,000 रुपया इसमें से एक्स्ट्रा बच गया। मान लो 1,10,000 हुआ था इसका इस साल का प्रॉफिट, तो 10,000 रुपया एक्स्ट्रा बच गया। तो इस 10,000 में भी हक है उनको जो क्या खरीदे हुए हैं, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर। जिनके पास पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है उनको हक है, उनका राइट्स है कि वो इनमें हिस्सा मांगे।
द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी में प्रोवाइड दैट आफ्टर डिविडेंड हैज बीन पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर, देखो इक्विटी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया गया मतलब सबको मिल गया, होल्डर ऑफ प्रेफरेंस शेयर विल ऑल्सो हैव राइट टू पार्टिसिपेट इन द रिमेनिंग प्रॉफिट, उनका हक है कि वो रिमेनिंग प्रॉफिट पे भी पार्टिसिपेट करें। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ओके अच्छे से क्लियर हो जाएगा, और होना जरूरी भी है बिकॉज आप 12th में हो, ओके ताकि आगे चल के आपको दिक्कत ना हो, बेस मजबूत रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ओके। तो पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट के अंडर में कितने हैं? ओके 2 है कि नहीं, इसके अंदर 2 है, एक है आपका पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ओके जिनका हक है जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट में वो पार्टिसिपेट करे, और एक है आपका नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर, ओके। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, इधर उधर लिख रहा हूँ, आप अच्छे से लिखना, मैं बस समझाने के लिए लिख रहा हूँ क्योंकि सब बुक में है, मैं बस आपको समझा दे रहा हूँ कि कितने टाइप्स है। पहला टाइप्स है डिविडेंड, डिविडेंड के बेसिस पे क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस है। उसके बाद था विथ रेफरेंस टू पार्टिसिपेशन इन सरप्लस प्रॉफिट, इसके बेसिस पे 2 टाइप्स ऑफ शेयर, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है, नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस है, ओके। उसके बाद तीसरा, पहला 2 हो गया, तीसरा विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, ओके विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। तो सीधा बात है, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी का मतलब यहाँ से करते हैं 3rd नंबर, विथ रेफरेंस टू कन्वर्टिबिलिटी, इसके अंदर कितना है? 2 है, इसके अंदर भी एक कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर और एक नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। तो एक हो, देखो इसका सिंपल सा बात, कुछ भी नहीं है ये, एक होता हमें पता है कि एक होता है प्रेफरेंस शेयर और एक होता है इक्विटी शेयर। तो जो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदता है वो जब चाहे इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है, प्रेफरेंस शेयर को इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर सकता है किसी के पास अगर कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है तो, और जिनके पास नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर है उनका इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होगा, बस प्रेफरेंस शेयर है उनका प्रेफरेंस शेयर ही रहेगा। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर अगर है तो नॉन कन्वर्टेबल ही रहेगा, वो नहीं बदलेगा। देख लो मैं यहाँ पे बताता हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हो कन्वर्टेबल, या फिर आपके पास बुक हो गई। मेन मोटिव है आपको समझना, आपको समझाना, ओके। तो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर कैरी ए राइट टू बी कन्वर्टेड इनटू इक्विटी शेयर, ये इक्विटी शेयर में कन्वर्ट होने का राइट्स है इनके पास। और नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर डू नॉट कैरी ए राइट टू कन्वर्ट इनटू इक्विटी शेयर, वो कन्वर्ट नहीं करा सकते इक्विटी शेयर में, ओके। नंबर 4 एंड नंबर लास्ट, विथ रेफरेंस टू रिडम्पशन, विथ रेफरेंस टू रिडम्पशन, रिडीम होता है ना कि मैंने रिडीम कर लिया, आपने किया होगा, आपके पास मान लो आपका जियो का पैक है, ओके, आपका जियो का, आप जियो यूज करते हो, ओके, आपका मान लो अकाउंट में, जियो अकाउंट में आपका 100 रुपया है, तो आपने इसको रिडीम कर लिया, यूज कर लिया, है कि नहीं। आपका रिचार्ज होता था मान लो 666 का, उसमें से आपका 100 रुपीज़ आपका वॉलेट में था मान लो, तो उसको आपने रिडीम कर लिया, तो आपका कम पड़ गया पैसा, है कि नहीं। देखो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर आर रिडीम्ड बाय द कंपनी एट द टाइम स्पेसिफाइड नॉट एक्सीडिंग 20 ईयर फॉर देयर रीपेमेंट और अर्लियर द रिपेमेंट ऑफ अमाउंट इन टर्म्स ऑफ रिडम्पशन। तो इसका मतलब ये है कि रिडीम कर सकते हैं जो जिन्होंने शेयर खरीदा है, ओके, मान लो जिन्होंने शेयर खरीदा है, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ओके, जिन्होंने प्रेफरेंस शेयर खरीदा है वो कंपनी को क्या करेंगे, शेयर अपना दे देंगे, ओके, और अपना पैसा वापस ले लेंगे, रिडीम कर लेंगे कि ये लो आपका शेयर, मेरा पैसा दे दो, ओके, कि ये रहा आपका शेयर,
ये रिडीमेबल प्रेफरेंस है, ये बंदा बोलेगा कि ये लो आपका शेयर कंपनी को, और कंपनी उसके बदले में इसको पैसा जो भी बनता है दे देगा। ओके। और इरिडीमेबल प्रेफरेंस है, इरिडीमेबल प्रेफरेंस है दोज द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी टू द होल्डर ऑफ सच शेयर व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। अब इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर क्या है? एक तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, इसका नंबर 1 था सॉरी मैं फिर से लिख देता हूँ, REDEMABL, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर, ध्यान रखना इसको। तो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर का मतलब एक बंदा है प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर जो कंपनी को वापस दे दिया, ओके, और कंपनी ने उसके बदले में उसका पैसा दे दिया, रिडीम करा दिया ये। और दूसरा होता है इरिडीमेबल, इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर। ये ऐसा नहीं हो सकता, ये कब होगा? वाउंड अप के समय होगा। वाउंड अप मतलब कंपनी बंद हो रही है उस समय आप करा सकते हो, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर दोज द अमाउंट ऑफ विच कैन बी रिटर्न बाय द कंपनी। कंपनी तभी अमाउंट रिटर्न करेगी जो होल्ड किया हुआ है शेयर को, व्हेन द कंपनी इज वाउंड अप, जब कंपनी बंद होगी, उसके पहले बीच में आप नहीं करा सकते। ओके, तो आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छे से। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंशियल राइट्स। ओके, कंपनी को प्रॉफिट होगी तो सबसे पहले किसको डिविडेंड मिलेगा? प्रेफरेंस शेयर वालों को मिलेगा। ओके, और प्रेफरेंस शेयर के टाइप आपको पता चल गया। ऑन द बेसिस ऑफ 4 देयर आर 8 टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर। अब आते हैं इक्विटी शेयर पे, जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं इक्विटी शेयर वगैरह पे, ये सर ना। तो इक्विटी शेयर क्या है देखते हैं। इक्विटी शेयर में मैं सीधा सिंपल भाषा में बता देता हूँ, हाई रिस्क हाई गेन। ओके, हाई रिस्क हाई गेन। रिस्क भी बहुत है, सबसे ज़्यादा रिस्क भी यही लेते हैं और सबसे ज़्यादा प्रॉफिट भी नहीं होता है। इसमें क्या है? इसमें तो आपको 2% मिलेगा, मतलब मिलेगा प्रेफरेंस शेयर वालों को। ओके, फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, कंपनी को प्रॉफिट है तो ज़्यादा प्रॉफिट है तो आपको ज़्यादा देगी, कम प्रॉफिट है लॉस है तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आप बैठे रहो 5 साल बैठे रहो, आपको नहीं मिलेगा। ये नहीं कि कुमुलेट हो रहा है, ओके, कुमुलेटिव प्रेफरेंस टाइप कि नहीं मिला 5 साल तो उसको जोड़ के मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। ओके, तो इक्विटी शेयर्स आर दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। वाह, क्या डेफिनेशन है। इक्विटी शेयर आर दोज शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर, सही है। सो stating differently, share which do not have preferential rights of receiving dividend or repayment of capital of the equity share. Equity share are the most commonly issued class of share and carry the maximum risk and reward. Reward भी ज़्यादा है, रिस्क भी ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा मैक्सिमम यही इशू होता है। कंपनी इक्विटी शेयर ही इशू करती है, हम लोग इक्विटी शेयर ही परचेज करते हैं। हम लोग जो शेयर परचेज करते हैं वो इक्विटी शेयर ही है। ओके, द रिस्क बीइंग लूजिंग पार्ट ऑफ ऑल द वैल्यू ऑफ द शेयर इफ द बिजनेस इनकर लॉस। आपका पूरा डूब सकता है, अगर बिजनेस लॉस में है तो आपका पूरा डूब सकता है। एंड द रिवॉर्ड बीइंग पेमेंट ऑफ हायर डिविडेंड एंड एप्रिसिएशन इन द मार्केट वैल्यू। अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो रहा है तो आपको बहुत अच्छा गेन भी करने को मिल सकता है। ओके, तो यही था कि शेयर क्या होता है। कंपनी अपने कैपिटल को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देती है। एक एक टुकड़े का दाम 1 रुपया भी रख सकती है, वो 100 भी रख सकती है, 1000 भी रख सकती है कि नहीं? वो उस कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है। और वही छोटे छोटे टुकड़े को क्या बोला जाता है, छोटे छोटे यूनिट को क्या बोला जाता है? शेयर बोला जाता है। शेयर 2 टाइप के होते हैं, प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर। प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? प्रेफरेंस शेयर के टाइप और इक्विटी शेयर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है आपका क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर कैपिटल। अब आपको पूरा अपना 100% कंसंट्रेशन लगाना होगा। ओके, क्योंकि इसके पहले वाला जो टॉपिक था वो था क्या आपका? प्रेफरेंस शेयर, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स,
ओके, जो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है, सुना है क्लास 11 बिजनेस स्टडीज़ में। ओके, पर अब यहाँ से जो टॉपिक चालू हो रहे हैं वो आपको बेस मजबूत करने के लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, तो चलो आप मेरे साथ साथ लिखो। क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर, नंबर 1 ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर नंबर 2 लिखो आप इशूड कैपिटल, एंड नंबर 3 लिखो आप सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, ये 3 कैपिटल होते हैं। सबसे पहला वाला क्या होता है, देखो सबसे पहला वाला क्या होता है, आप लिखो मेरे साथ। It is the maximum amount that a company can issue for subscription as share capital। इसका मतलब कंपनी का जो मैक्सिमम कैपिटल होता है ना, वो ऑथराइज कैपिटल कहलाता है। मतलब एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन आपने सुना होगा नाम, इसमें लिखा जाता है कि कंपनी का मैक्सिमम कैपिटल है मान लो 100 करोड़, इससे ज़्यादा कंपनी कैपिटल जनरेट नहीं कर सकती है। ओके, 100 करोड़ इशू कर सकती है, 100 करोड़ रुपए के लिए शेयर इशू कर सकती है। तो मैक्सिमम कैपिटल कितना हो गया, 100 करोड़ हो गया। तो ये उसका मैक्सिमम जो कैपिटल है उसी को ऑथराइज कैपिटल बोलते हैं। लेकिन कंपनी एक बार में 100 करोड़ रुपया तो चाहिए नहीं होता है। मान लो मैंने बस एक एग्जांपल लिया है, कोई मान लो आप 1000 करोड़, लाख करोड़, ऐसा भी हो सकता है। जस्ट एन एग्जांपल कि 100 करोड़ रुपया मैक्सिमम कैपिटल है इसका, जो कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होता है। ओके, कि 100 करोड़ से ज़्यादा वो कैपिटल जनरेट नहीं कर सकता है। अब 100 करोड़ रुपया अभी मान लो मैक्सिमम है, उसके अब ये वो इशू कितना करेगा, पब्लिक खरीदेगी शेयर, उसके पहले तो वो इशू करेगा कंपनी। तो कंपनी इशू कितना करेगी, है कि नहीं। मान लेते हैं कंपनी ने इशू किया 10 करोड़। ओके, तो ये इशू जो किया है उसी को इशूड कैपिटल कहते हैं। 100 करोड़ रुपया कंपनी का मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल। ओके, और 100 करोड़ में से 10 करोड़ उसने क्या किया है, इशू किया है। ओके, तो 10 करोड़ इशू किया है तो पब्लिक खरीदेगी, है कि नहीं। 10 करोड़ रुपया रुपीज 10 करोड़ के लिए इशू किया है शेयर, तो कितना शेयर इशू किया होगा। मान लो एक शेयर का दाम है ₹10 पर शेयर, एक शेयर का दाम है 10 रुपया, तो कितने शेयर इशू किए हैं, 1 करोड़ शेयर, है कि नहीं। 1 करोड़ शेयर इशू किए हैं, एक शेयर का दाम 10 रुपया है कि नहीं। तो ये जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, छोटे छोटे शेयर है 10-10 रुपये का, ये पब्लिक खरीदेगी, है कि नहीं। 1 करोड़ शेयर है तो 10 करोड़ रुपये आ जाएंगे, है कि नहीं। अब देखो, ये तो हो गया इशूड कैपिटल कि कंपनी ने 100 करोड़ रुपए में से अभी फिलहाल 10 करोड़ इशू किए हैं। ओके, 100 करोड़ तो मैक्सिमम है, बाकी 90 करोड़ रहेगा, अपने बाद में करेंगे, लेकिन 100 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर सकता है। तो उसमें से 10 करोड़ किए हैं अभी इशू। इशू के बाद होता है सब्सक्राइब। ओके, सब्सक्राइब का मतलब पब्लिक ने कितने खरीदे, तो पब्लिक ने मान लो 10 करोड़ इशू किए, 9 करोड़ खरीदे, 9 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। 9 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे मतलब एक शेयर का दाम कितना था, ₹10 पर शेयर, है कि नहीं। तो 9 करोड़ के शेयर खरीदे मतलब कितने शेयर, 90 लाख, 90 लाख शेयर, 90 लाख शेयर मल्टीप्लाई 10, है कि नहीं। पर शेयर का दाम कितना है, 10 रुपया, तो हो गया ना 9 करोड़ शेयर, है कि नहीं। तो इसी को कहते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। ओके, अब सब्सक्राइब कैपिटल में आप लिखो। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सबसे बड़ा ऑथराइज कैपिटल जो कंपनी का मैक्सिमम लिमिट होता है, तो इससे ज़्यादा वो क्या बोलते हैं कैपिटल जनरेट नहीं कर सकता, इशू नहीं कर सकता। 100 करोड़ में से फिलहाल अभी इशू किया है 10 करोड़ रुपए के लिए, कि 10 करोड़ का शेयर मार्केट में रख दिया, अब पब्लिक खरीदेगी, है कि नहीं। 10 करोड़ का शेयर मतलब एक शेयर का दाम अगर 10 रुपये, तो कितने करोड़ शेयर रख दिए, 1 करोड़। अब उसमें से पब्लिक ने खरीदा 9 करोड़, 9 करोड़ का सब्सक्राइब हो चुका है, तो मतलब 90 लाख शेयर इंटू 10, तो 9 करोड़। अब इसमें से सब्सक्राइब कैपिटल में से होता है आपका एक फुल्ली पेड अप और नॉट फुल्ली पेड अप। नंबर 1 फुल्ली पेड अप एंड नंबर 2 नॉट फुल्ली पेड अप।
फुल्ली पेड अप का मतलब होता है, मान लो एक शेयर का दाम है 10 रुपया और पूरे 10 रुपये आ चुके हैं। एक शेयर का दाम है 10 रुपया और पूरे 10 रुपये आ चुके हैं, तो फुल्ली पेड अप, पूरा पे कर चुके हैं। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब, इसके लिए आपको समझना होगा क्या होता है कि कंपनी का शेयर का दाम है, मान लो एक शेयर का दाम है 10 रुपया, तो कंपनी क्या बोलती है कि आप एक काम करो, हमको 10 रुपया मत दो एक बार में, आप इंस्टॉलमेंट में दो। आप एक काम करो, 2 रुपया अभी दे दो, ऐसे दे दो, तो 2 3 3 2 हो गया 10 रुपये। तो एक तो हो गया फुल्ली पेड अप, मतलब फुल्ली पेड अप मतलब पूरा 10 का 10 आ चुका है, मतलब चारों आ चुके हैं। ओके, और एक होता है नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब होता है कि मान लो यहां तक आया हुआ है, ये आया हुआ है, ये नहीं आया हुआ है अभी पैसा, अभी यहीं तक आया हुआ है, 5 रुपये आ चुका है, ये दोनों प्लस करके 5 रुपये आ चुका है, 5 रुपये बाकी है, तो उसको कहते हैं नॉट फुल्ली पेड अप। और यहाँ पे आपका क्या होता है, एक तो पेड अप वर्ड आपको दिखेगा और एक वर्ड आपको दिखेगा कॉल्ड अप। कॉल्ड अप का मतलब होता है मांगना। ओके, कंपनी पहले पैसा मांगती है, फिर पैसा पब्लिक देती है। बात हुई है कि पहले कंपनी मांगेगी, ओके, फिर पैसा देती है। तो पहला वाला जो होता है, आपको समझ में आएगा अभी धीरे धीरे, कि 10 रुपया का जो शेयर है, ओके, तो ये जो मान लो यहाँ पे बताता हूँ, 10 रुपये का शेयर है, ओके, 4 टुकड़ों में बांट दी है, 2 3 3 2। तो पहले वालों को बोला जाता है, पहला जो टुकड़ा है उसको बोला जाता है एप्लीकेशन मनी। फिर सेकंड वाले को बोला जाता है अलॉटमेंट मनी। थर्ड वाले को बोला जाता है फर्स्ट कॉल। सेकंड वाले को बोला जाता है सेकंड कॉल। ओके, तो ये जो एप्लीकेशन मनी है, ध्यान देना, मैं बाकी तीनों का बात नहीं कर रहा हूँ, ये जो एप्लीकेशन मनी है ना, ये कंपनी पहले ही ले लेती है। जब एप्लीकेशन देते हैं, है कि नहीं, उसी समय 2 रुपये एप्लीकेशन के साथ ही बोलती है कि आप दे दो। ओके, कंपनी जैसे ये पब्लिक है, ओके, ये पब्लिक है, ये कंपनी है, तो ये जो एप्लीकेशन देगा उसके साथ ही ये पहला अमाउंट जो है 2 रुपया, ये पहले ही वो दे देगा। कंपनी पहले ही ले लेती है कि ये काम करो, कंपनी एप्लीकेशन के साथ ही आप दे दो। भले अगर 90% हमारा सब्सक्राइब नहीं हुआ तो हम आपको ये पैसा वापस कर देंगे, ठीक है, 15 दिन के अंदर, लेकिन फिलहाल अभी आप 2 रुपया एप्लीकेशन के साथ ही लेते आना। ओके, तो इसी को कहते हैं एप्लीकेशन मनी। तो इसी को जो पूरा आ जाता है उसको फुल्ली पेड अप, और जो आधा आता है उसको बोलते हैं हम नॉट फुल्ली पेड। ओके, तो समझ में आ गया होगा आपको क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर। ऑथराइज कैपिटल, सबसे मैक्सिमम कैपिटल ऑफ द कंपनी। इशूड कैपिटल की इस ऑथराइज कैपिटल में से कितना इसी का पार्ट है। ये जो इशूड कैपिटल है ना, ये ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है। इट इज ए पार्ट ऑफ, इट्स ए पार्ट ऑफ ऑथराइज्ड कैपिटल। और ये जो सब्सक्राइब कैपिटल है, ये इशूड कैपिटल का पार्ट है। इट्स ए पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल। ओके, ये ऑथराइज कैपिटल है और ये इशूड कैपिटल। तो ये इशूड कैपिटल ऑथराइज कैपिटल का ही पार्ट है, और ये सब्सक्राइब कैपिटल है, तो ये सब्सक्राइब कैपिटल इशूड कैपिटल का ही पार्ट है। ओके, कि 100 करोड़ में से 10 करोड़ रुपया इशू किया, 10 करोड़ में से 9 करोड़ रुपया आया है। ओके, और उसमें होता है एक फुल्ली पेड अप, एक नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप मतलब 10 रुपये का 10 रुपया मिल चुका है। नॉट फुल्ली पेड अप का मतलब 10 रुपया में से जो इंस्टॉलमेंट में लिया जा रहा है, मान लो 5 आ चुका है, 5 आना बाकी है, अभी नहीं मिला है। ओके, एक वर्ड आपको सुनाई देगा पेड अप, कि कितना पे कर दिया पब्लिक ने। एक होता है कॉल्ड अप, कि कंपनी ने कितना मांगा, कंपनी ने कितना मांगा। ओके, कंपनी मांगेगा, कंपनी क्या करती है, मांगती है कि पहले ये मांगे, पहले ये तो देना ही है। पहला वाला तो मैंने बोल दिया कि ये तो बिना मांगे ही देना है, फॉर्म के साथ ही। ओके, तो इसलिए एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन के साथ ही ये दे देना है। इसके बाद कंपनी मांगती है, अलॉट करती है तो कंपनी मांगती है, फिर कंपनी कॉल करके इधर मांगती है, फिर कंपनी मांगती है। ओके, इधर को अलॉट करती है तो उसका पैसा लेती है, फिर कॉल करती है, फिर कॉल करती है। तो इस तरीके का प्रोसेस चलता रहता है। ओके, तो धीरे, तो इसी का हमको क्या करना है, हमको इसी का, जब ये मांगेगी, ये तो कंपनी मान लो ये तो देना ही है, तो इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, फिर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, फिर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, फिर इसका जर्नल एंट्री क्या होगा,
है कि नहीं, यही सब हमें देखना है। बस इतना सीधा नहीं होगा, कभी क्या होता है मांगने पे भी कंपनी पब्लिक नहीं देती है, कभी ज़्यादा दे देती है, कभी एडवांस हो जाता है, कभी एरियर हो जाता है। तो ये सब धीरे धीरे आप सीखोगे। ओके, तो ये सब का जो है ना, ये जो पार्ट है, इस सब का जर्नल एंट्री आपको करना है। ओके, तो आई होप आपको यहाँ तक अभी समझ में आ गया होगा। सो गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू चैनल।